गुड मॉर्निंग बच्चों। साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत के अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक लेकर पढ़ेंगे, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। यदि साझेदारी संलेख में यह प्रावधान हो कि साझेदार फर्म के अलावा अपने निजी कार्य के लिए भी रकम आहरित कर सकता है, तो संलेख में प्रावधान होने पर इस रकम पर ब्याज भी साझेदारों से लिया जा सकता है। आहरणों पर ब्याज विभिन्न स्थितियों में निम्न प्रकार से लगाया जाता है। पहला है, जब प्रत्येक माह एक निश्चित रकम आहरित की जाए, तो इसके रूल्स होंगे। यदि साझेदार द्वारा एक निश्चित धनराशि अवधि के अंतर में आहरित की जाती है, तो समय अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि रकम माह के पहले दिन या माह के मध्य में या माह के अंतिम दिन आहरित की गई है। तो इसके अंतर्गत यदि प्रति माह के पहले दिन आहरण किया जाता है, तो कुल राशि पर ब्याज 6/1/2 माह के लिए लगाया जाएगा, और यदि आहरण माह के अंत में किया जाता है, तो ब्याज कुल रकम पर 5/1/2 माह के लिए लगाया जाएगा। इसी प्रकार यदि आहरण माह के मध्य में किया जाता है, तो ब्याज कुल रकम पर 6 माह के लिए लगाया जाएगा। तो बच्चों, इसी के आधार पर हम एक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। ए अपनी निजी उपयोग के लिए 31 मार्च 2008 को वर्ष की समाप्ति के दौरान प्रति माह ₹20,000 का आहरण करता है। इन आहरणों पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है। तो विभिन्न स्थितियों में ब्याज की गणना कीजिए। बच्चों, अ दिया है जब आहरण माह के पहले दिन किया जाए, ब दिया है जब आहरण माह के अंतिम दिन किया जाए, और स दिया है जब आहरण माह के मध्य में किया जाए। तो बच्चों, यहाँ रकम देख लेते हैं। रकम दिया है प्रति माह 20,000 रुपए और प्रतिशत दिया है 8%। तो इस प्रकार से हम पहले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। इसमें दिया है, पहला अ दिया है जब आहरण माह के पहले दिन किया जाए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको रूल्स बता देती हूँ तीनों कंडीशन के। जब आहरण माह के पहले दिन किया जाए, दूसरा है जब आहरण माह के अंतिम दिन किया जाए, और थर्ड है जब आहरण माह के मध्य किया जाए। तो बच्चों, यहाँ पर रूल्स लिखा हुआ है। मैं इसको जब सवाल बनाएंगे तो उसमें आपको क्लियर कर दूंगी। सबसे पहला कंडीशन है जब आहरण माह के पहले दिन किया जाए। तो इसका फॉर्मूला है औसत अवधि बराबर कुल अवधि महीने में +1/2। तो महीने में 12 माह +1 कर दिए बटे 2, तो आ गया 13/2। अब इसको बच्चों भाग दे देंगे तो जाएगा 2 छक्के 12। तो 13 में से 12 गया, 1 बचेगा, तो हमारा माह कितना आ गया? 6/1/2 माह। अब बच्चों, सवाल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम तुरंत 20,000 प्रति माह दिया था, 20,000 रुपए प्रति माह। तो 20,000 को हम 12 से गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा? 20,000 रुपए प्रति माह दिया है, उसको 12 से गुणा कर लेंगे तो आएगा 2,40,000 रुपए, गुणा 8% को 8/100 करेंगे। और यहाँ रूल्स है, नियम है कि यहाँ पर 13/2 आएगा, तो लिख देंगे 13/2, और माह 12 माह होते हैं, इसलिए 1/12। तो बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10,400 रुपए। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, जब आहरण माह के अंतिम दिन किया जाए। इसका फॉर्मेट है, प्रारूप दिया हुआ है, सूत्र है औसत अवधि बराबर कुल अवधि महीनों में -1 होता है यहाँ पर बटे 2। तो महीना कितना है? 12 माह, -1/2, 12 में से 1 गया तो 11/2, और इसको भाग देंगे बच्चों तो 2 पंचे 10, 11 में से 10 गया तो 1 बचा, तो कितना आ गया आंसर? 5/1/2। यहाँ पर हम अपना रकम लिख करके सॉल्व कर लेते हैं। आहरण पर ब्याज 2,40,000 गुणा 8% के लिए 8/100, और 5/1/2 को हम करेंगे तो 5 दूनी 10, और प्लस 1 कर देंगे तो 11/2। तो 11/2 गुणा माह क्या है? 12 माह, तो 1/12। तो बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास रकम 8,800 रुपए। नेक्स्ट सा देख लेते हैं, जब आहरण माह के मध्य किया जाए। तो इसका हमारा सूत्र जो है, औसत अवधि बराबर कुल अवधि महीनों में बटे 2। महीना क्या है? 12 माह होते हैं, और बटे 2 करेंगे बच्चों
बटे 2 करेंगे, 12/6 है, ये मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पर 6 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। तो 12/2 करेंगे तो बच्चों कितना माह आएगा? 6 माह। अब इसको हम कर लेते हैं, आहरण पर ब्याज की गणना कर लेते हैं। आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे तो रकम हमारी कितनी आई थी? 2,40,000 का 8% गुणा 6 माह का 6/12। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,600 रुपए। सेकंड कंडीशन है जब हर तिमाही में स्थिर रकम निकाली जाए। बच्चों, जब साझेदार द्वारा एक निश्चित रकम प्रत्येक तिमाही में निकाली जाती है तो समय अवधि का निर्धारण जो है इस बात पर निर्भर करता है कि रकम तिमाही के प्रारंभ में निकाली गई है या अंत में। तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन है। यदि रकम प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में निकाली गई है तो ब्याज पूरे वर्ष के लिए 7/1/2 माह की अवधि के लिए लागू होगा। इसी प्रकार यदि रकम अंत में निकाली गई है तो ब्याज पूरे वर्ष के लिए 4/1/2 माह की अवधि के लिए लागू होगा। तो बच्चों, इस पर आधारित एक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं और लाभ हानि बराबर बराबर बांटते हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान ए ने प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ व अंत में 20,000 आहरित किए और इन आहरणों पर 8% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज लगाया जाता है। तो ब्याज की रकम की गणना कीजिए। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। हेडिंग दिया है हमारा प्रश्न में, जब रकम प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में निकाली जाती हो। तो बच्चों इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहला तरीका है हम डायरेक्ट आहरण पर ब्याज निकालेंगे। आहरण पर ब्याज बराबर जो राशि है पहले उसकी गणना कर लेते हैं। दिया है जब रकम प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में हो, तो रकम है हमारी 20,000 रुपए। तिमाही हमारा माह कितना होता है? 12। अगर तिमाही उसको 3 से भाग दे देते हैं तो कितने बार आएगा? 4 बार। तो 20,000 को हम कितने से गुणा करेंगे? 4 टाइम्स। कितनी बार? जो माह है वो कितने में विभक्त हो रहा है? विभाजित हो रहा है 4 टाइम्स में। तो 20,000 गुणा 4 कर देंगे तो हमारा रकम निकल जाएगा बच्चों 80,000 रुपए। अब इसमें प्रारंभ में जब करते हैं तो हमारा फॉर्मेट आता है, इसके लिए रूल्स आता है। जब प्रारंभ में करते हैं तो 7/1/2। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। 2 गुणा 7, 2 सत्ते 14 और 1 15/2। तो 15/2 माह के लिए हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 80,000 गुणा 15/2 और माह है तो 1/12 गुणा 8% के लिए 8/100। बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास रकम आ जाती है 4,000 रुपए। क्या निकलेगा ये बच्चों? आहरण पर ब्याज की राशि। इसका एक वैकल्पिक विधि भी है जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा तिथि दिया हुआ है, हमारा इसमें दिया है वर्ष 2010 और 11 के दौरान प्रत्येक तिमाही 20,000 रुपए। तो बच्चों 20,000 रुपए प्रत्येक तिमाही में दिया है। तो हमारा स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल से। तो फर्स्ट तिथि है हमारी 1 अप्रैल 2010। अब तिमाही है तो अप्रैल में 3 माह प्लस कर देते हैं बच्चों। तो जब 3 माह प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो दूसरा तिथि हमारी क्या निकल गई? 1/7/2010। अब 7 में फिर 3 माह ऐड कर लेते हैं तो कौन सी तिथि आ जाएगी हमारी? 1/10/2010। अब इसी प्रकार 3 माह और इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/1/2011। 2010 के बाद 11, 12 और उसके बाद जनवरी। तो 1/1/2011। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारा तिथि निकल गया। अब रकम जो है सब में कितना है? 20,000 रुपए। तो रकम में सबके सामने आ जाएगा 20,000 रुपए। बच्चों अब हम समय की गणना कर लेते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च का हम गणना करेंगे तो बच्चों आएगा 12 माह। इसी प्रकार से 1/7 से हम गणना करेंगे
31 मार्च के लिए तो हमारा 9 माह आएगा। नेक्स्ट 1/10/2010, तो 10 माह से हम करेंगे अक्टूबर से 31 मार्च, तो हमारा आएगा 6 माह। और नेक्स्ट है हमारा 1/1/2011, तो ये आएगा हमारा जनवरी फरवरी मार्च, 3 माह आएगा। तो बच्चों इस प्रकार से समय की गणना करेंगे। अब हम ब्याज की गणना करेंगे बच्चों। सबसे पहला है 1 अप्रैल 2010 का 20,000 का 8% हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 1,600 रुपए। 20,000 का 8% निकालेंगे बच्चों तो ये आएगा हमारा 1,600 रुपए। और गुणा 12 है, हाँ ठीक है बच्चों, तो 20,000 का हम 8% निकालेंगे तो आएगा हमारा 1,600 रुपए। नेक्स्ट इसी प्रकार से है 1/7/2010 का 9 माह के लिए हम निकालेंगे तो 20,000 गुणा 8% गुणा 9/12, तो ये हमारा निकल जाएगा बच्चों 1,200 रुपए। इसके बाद है हमारा 1/10/2010, 6 माह के लिए है 20,000 गुणा 8% गुणा 6/12, ये रकम आ जाएगी हमारे पास 800 रुपए। नेक्स्ट है हमारे पास 20,000 का 8% और 3 माह है तो ये राशि निकल जाएगी 400 रुपए। बच्चों ये पूरे का टोटल हम कर देंगे तो आएगा 4,000 रुपए। तो बच्चों पहले जब हम आहरण पर ब्याज की गणना किए थे तो 4,000 रुपए आया था, और जब हम वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हैं तो इसमें भी 4,000 ही आंसर आ रहा है। हमको जो सही लगेगा आप उस हिसाब से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों दूसरा ले लेते हैं उसका, जब रकम प्रत्येक तिमाही के अंत में निकाली जाती है। वहाँ प्रारंभिक था तो हम हर जगह 1 तारीख लिख रहे थे, अब यहाँ अंत है तो सबका हम माह का अंतिम दिन लेंगे। तो बच्चों इसमें भी मैं दोनों विधि बता रही हूँ। सबसे पहले हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं आहरण पर ब्याज की गणना। तो राशि जो है, गुणनफल की राशि जो है 20,000 है, 20,000 का रकम का योग लिखेंगे तो 20,000 का 4 तिमाही है, तो अगर आप 3 से भाग देते हैं तो कितने भाग में विभक्त होगा? 4। तो 20,000 को 4 से गुणा कर देंगे तो रकम आ जाएगी 80,000। और माह इसमें रूल्स कौन सा लग रहा है? 4 सही 1/2 का रूल्स लगेगा, यानी 2 चौक 8, 8 और 1 9, तो 9/2 और 12 माह का लेना है इसलिए 1/12। 8% है तो 8/100। तो बच्चों हमारा राशि जो है आहरण पर ब्याज वो आएगा 2,400 रुपए। अब इसकी वैकल्पिक विधि देख लेते हैं। सबसे पहले तिथि, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें तिथि। तो बच्चों तिथि देख लेंगे, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, इसको भी 4 भागों में विभक्त करना है 3-3 माह में। तो अप्रैल से हम गिन लेते हैं, अप्रैल मई जून, जून आया तीसरा माह, तो जून का अंतिम तिथि होता है बच्चों 30 जून 2010। रकम आएगा हमारा 20,000। अब अप्रैल से हम जून से हम गिनेंगे 31 मार्च, तो बच्चों जून 30 दिया हुआ है तो जून में 30 नहीं लिए, जून का माह नहीं गिनेंगे, जुलाई से गिनेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बच्चों 9 माह आएगा। तो 9 माह निकालेंगे। अब 20,000 का 8% और 9/12 हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 1,200 रुपए। इसी प्रकार से अब 30 जून में 3 माह और ऐड कर देते हैं तो 30 जून के बाद क्या आ जाएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अंतिम दिन है तो सितंबर होता है 30 का, तो डेट आया हमारा 30 सितंबर 2010। रकम है हमारी 20,000। अब हम अवधि निकाल लेते हैं। सितंबर 30 है तो सितंबर को नहीं गिनेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च, तो हमारा माह आएगा यहाँ पर 6 माह। तो 6 माह आएगा तो 20,000 गुणा 8% और 6/12, रकम आएगा बच्चों 800 रुपए। इसी प्रकार से 3 माह और ऐड कर लेते हैं। सितंबर में 3 माह ऐड करते हैं तो कितना आता है? सितंबर खत्म हो चुका है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर का अंतिम दिन होता है 31, तो डेट आया 31 दिसंबर 2010। रकम है 20,000। दिन का अवधि की गणना कर लेते हैं। दिसंबर का अंतिम दिन है तो जनवरी से काउंट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च,
3 माह आएगा बच्चों, रकम में 20,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20,000 का 8% 8/100 और 3 माह 3/12, तो बच्चों आएगा 400 रुपए। और लास्ट जो है, अब दिसंबर में 3 माह और लेते हैं 31 मार्च के लिए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, और मार्च का अंतिम दिन होता है 31। तो रकम में 20,000 और 31 मार्च से 31 मार्च होता है 0 माह, तो यहाँ पर ब्याज की राशि जो है वो कुछ भी नहीं आएगी। तो बच्चों टोटल ब्याज हम इसका गणना कर लेते हैं 1200, 800 और 400, तो हमारे पास आहरण की राशि आएगी 2400। तो बच्चों स्टार्टिंग में आहरण पर ब्याज हम पहले ही निकाल चुके हैं 2400, और वैकल्पिक विधि भी है इसकी, तो इसके आधार पर भी हमारा आहरण पर ब्याज क्या आएगा बच्चों, 2400 रुपए। नेक्स्ट है इसका अगला रूल है, जब अलग अलग रकम भिन्न भिन्न समय पर निकाली जाती हो। जब साझेदार द्वारा अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न रकम निकाली जाती है, तब यह ब्याज गुणनफल विधि द्वारा निकाला जाता है। इसके अंतर्गत निकाली गई रकम की समय अवधि से गुणा करके गुणनफल ज्ञात किया जाता है। फिर गुणनफलों का योग करके सूत्र के माध्यम से हम ब्याज को निकाल लेते हैं। तो आहरण पर ब्याज का सूत्र जो है, आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफलों का योग गुणा दर बटे 100 गुणा 1/12। तो बच्चों इसके आधार पर हम एक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। शिवम और शुभी साझेदार हैं। वर्ष के दौरान शिवम द्वारा निम्न तिथियों में निम्न प्रकार रकम निकाली गई। यदि आहरण पर 7% की दर से ब्याज लगाया गया हो तो गुणनफल विधि द्वारा ब्याज की गणना कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर तिथि दी हुई है और रकम दिया हुआ है। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हेडिंग हमारे पास है, जब अलग अलग रकम भिन्न भिन्न समय पर निकाली जाती हो। तो बच्चों आहरण पर ब्याज जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है गुणनफलों का योग गुणा दर बटे 100 बटे 1/12। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आहरण पर ब्याज की गणना, तिथि प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों, तिथि को हम लिख लेंगे और रकम को लिख लेंगे। अब हम तिथि की गणना कर लेते हैं। तिथि दी हुई है 1 अप्रैल 2010। तो बच्चों तिथि 1 अप्रैल दी हुई है 2010 और रकम दिया है 8000। हम निकालेंगे अवधि की गणना। तो अवधि गिन लेते हैं। 1 अप्रैल यानी अप्रैल को हम गिनेंगे, तो अप्रैल से 31 मार्च आता है बच्चों 12 माह। अब 8000 को रकम और अवधि में गुणा कर देंगे, तो 12 को 8 से गुणा करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 96,000 रुपए। नेक्स्ट डेट दिया हुआ है हमारे पास 30 जून। तो बच्चों 30 जून दिया यानी कि जून खत्म हो चुका है, तो हम जुलाई से गिनेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बच्चों यहाँ पर आएगा 9 माह। तो 7,500 गुणा 9 कर देंगे तो हमारे पास रकम आ जाएगी 67,500 रुपए। इसके आगे हमारा डेट दिया है 31 अक्टूबर 2010। 31 अक्टूबर है यानी अक्टूबर खत्म हो चुका है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 माह आया बच्चों। तो 50,000 गुणा 5 कर देंगे तो रकम आ जाएगी 25,000 रुपए। इसी प्रकार से तिथि दिया है 31 दिसंबर। दिसंबर अंतिम डेट है, तो इसका माह करेंगे जनवरी से। जनवरी, फरवरी, मार्च बच्चों आएगा ये 3 माह। तो 7,000 गुणा 3 रकम आ जाएगी हमारे पास 21,000 रुपए। नेक्स्ट तिथि है 1 मार्च। बच्चों यहाँ 1 मार्च है यानी मार्च को हम गिनेंगे। तो मार्च 31 मार्च तो 1 माह आएगा और गुणा करेंगे तो रकम आ जाएगी हमारे पास 5,500। बच्चों अब गुणनफल का हम टोटल कर लेंगे। टोटल रकम करने से आता है 2,15,000 रुपए। तो ये है हमारा गुणनफलों का योग। इसको हम अपने सूत्र में बिठा देंगे। आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफल का योग आया है 2,15,000। प्रतिशत हमको निकालना है, प्रश्न में दिया है 7% और 12 माह के लिए निकालते हैं, तो इसलिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसलिए 1/12। तो बच्चों इसको सॉल्व करने से आ जाएगा हमारे पास, ये पूरा कटेगा नहीं, इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 1254.177 समथिंग कुछ इस तरीके से आएगा। तो हम दशमलव के 2 अंक तक ही इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो हमारा आहरण पर ब्याज की राशि निकलेगी 1254.17 रुपए। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा यहाँ पर सवाल जो है वो बन जाएगा।